वॉरेन बफे का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें उन्होंने कहा है, रूल नंबर 1 इज़ नेवर लूज़ मनी एंड रूल नंबर 2 इज़ नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। सो उनके हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द गेम कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इज़ नेवर लूज़ मनी। मतलब आपका इसके पीछे जो उनका मेन मकसद है समझाने का वो ये है कि आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करना है किसी भी कीमत पे। तो आप कैपिटल प्रोटेक्शन किस-किस तरीके से कर सकते हैं? पहला कि आप क्वालिटी शेयर में इन्वेस्ट करें, राइट प्राइस पे एंटर करें और एक राइट समय तक उसको होल्ड करके रखें ताकि आपका रिटर्न अच्छा बन के आए। तो इसको दिखाने के लिए जो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी शो करना चाह रहा हूँ वो है पोजीशन साइज़िंग। कैसे पोजीशन साइज़िंग एक हद तक आपके पैसे को प्रोटेक्ट करता है। मानिए कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है? टोटल कॉर्पस 1 लाख का है और आप उससे 20 शेयर खरीदते हैं और इसमें हम अज़्यूम करते हैं कि 3 शेयर आपका ज़ीरो हो गया, नील हो गया। 1 शेयर आपका 1 साल के बाद 90% बचा। 2 शेयर आपका कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, जितने पे खरीदे थे उतना का ही है। 4 शेयर आपका अ, लगभग-लगभग 20% रिटर्न दिया और 4 शेयर आपका 40% रिटर्न दिया। 4 शेयर आपका 60% रिटर्न दिया और 2 शेयर आपका डबल हो गया, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि अगर आप उस 1 लाख रुपए को 20 इक्वल इक्वल हिस्से में बाँटे होते, तो रिटर्न कैसा होता? उस हिसाब से अगर इसी फ़ॉर्मूला को मतलब 3 शेयर का 0 रिटर्न हो जाए, ठीक है? 2 शेयर 1 शेयर का आपका 90% रिटर्न, 2 शेयर आपका उस हिसाब से इसी लॉजिक को अगर इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं 20 शेयर और 20 को इक्वल हिस्सा लगाया हमने 5,000 रुपए, तो आपका रिटर्न होता है लगभग 1 लाख रुपए का 1,18,500, ठीक है? यही अगर हम बहुत ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसा कि किसी में भी कितना भी लगा दिया, तो जो रिटर्न है, वो आपका नेगेटिव होता है। तो अब कहने का मतलब है कि इवन दो आपका रिटर्न नेगेटिव होता है, लेकिन अगर आप डाइवर्सिफ़ाई करते हैं, तो आपका पैसा पूरा तो डूबेगा नहीं। इस केस में भी आपका केवल 15% का नुकसान हुआ, लेकिन आप इस रिकवरी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफ़ाई नहीं करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि आप अगर गलत शेयर में पूरा पैसा लगा दिए या मतलब मेजर पैसा अगर आपका लगा हुआ है, तो आपका पूरा पूँजी नष्ट हो सकता है। सो गेम जीतने के लिए आपका गेम में बने रहना इम्पोर्टेंट है। जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना कि आप अगर बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहा है या ब कंडीशन काफ़ी टफ है, तो आपको स क्रीज़ पे बने रहना है। एक बार आप क्रीज़ पे 4-5 ओवर अपना टिक गए, आपको बॉल समझ में आने लगा, तो आप रन बना सकते हैं। तो आपका विकेट पे बने रहना ज़रूरी है। तो उसके लिए विकेट पे बने रहना आप स्टॉक मार्केट के फील्ड में तभी बने रह सकते हैं जब आपके पास पैसा बना हुआ हो। अगर आपका जो मेन मूल मूल पूँजी है, जो आपका मूलधन है, कैपिटल है, अगर वही नष्ट हो गया, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे इस गेम में। तो उसके लिए जो हमने 3 फैक्टर बोला कि क्वालिटी शेयर, राइट प्राइस, राइट टाइम, तो हम करेंगे ही करेंगे। लेकिन हम वेल डाइवर्सिफ़ाई करेंगे और डाइवर्सिफ़ाई करने का मतलब ये भी है कि आप इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा लगाएँ हर शेयर में। इसमें हो सकता है कि आप किसी शेयर में आपका अ, अगर आपका पैसा निल भी होता है, तो भी आपका बाकी का जो परफॉर्मिंग एसेट्स है मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स है, वो उसको कवर अप कर लेगा। इवन दो आपका 3 शेयर में पैसा कंप्लीटली डूब गया, जो कि चांसेस बहुत कम है क्योंकि आप क्वालिटी शेयर में घुस रहे हैं, क्वालिटी राइट प्राइस पे घुस रहे हैं, वैसा शेयर में नहीं घुस रहे हैं जो कि एकदम बैंकरप्सी के कगार पे है। बट ये मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ। तो कहने का जो है कि आपको इक्वल शेयर लगाना चाहिए आइडियली और एक शेयर में 3 से 5% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। कितना भी लुक्रेटिव, कितना भी लालच लालच वाला सिचुएशन हो, आपको उससे ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। अब ये जो पोजीशन साइज़िंग है वो डिफ़र कर सकता है। कुछ लोग 15 शेयर में लगाएँगे, कुछ लोग 10 शेयर में लगाएँगे। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो अपना शेयर की संख्या बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। बट जनरली 15 से 20 शेयर में कम से कम लगाना ही चाहिए। जिससे कि आपका जो रिस्क तो डाइवर्सिफ़ाई होता ही है और डिफरेंट सेक्टर्स भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे सेक्टर्स हैं, आप हर सेक्टर का 1 या 2 शेयर तो पकड़ना चाहेंगे ही चाहेंगे। सो ये एक अच्छा तरीका था, इसको एक तरीके से पोजीशन साइज़िंग भी कहते हैं। इससे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफ़ाई हो जाता है। तो जो मेन आइडिया था इसमें ये समझाना था कि कैसे आपको डाइवर्सिफ़ाई करना है और पोजीशन को कैसे साइज़ करना है। आपका जो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना लगभग होना चाहिए। सो इसमें एक जो मुझे प्रॉब्लम नज़र आता है कि सपोज़ लोगों के पास पैसा आता है, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। बट जनरली जनरली मैं कैसे करता हूँ, मैं वो बता सकता हूँ कि अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आपको 15 लाख, 20 लाख जितना भी आपका कॉर्पस है, सपोज़ कर लीजिए कि 1 लाख ही है, लेकिन आप महीने का 5,000 रुपए बचाते हैं या 3,000 रुपए बचाते हैं। तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि अगले 2 साल में या 3 साल में मैं 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करूँगा इक्विटी मार्केट में और जब-जब मुझे अपॉर्च्युनिटी दिखेगी, राइट प्राइस मिलेगा क्वालिटी शेयर में, तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट इस टोकन अमाउंट में करूँगा, जो कि जैसे 5,000 हो गया। यही चीज़ अगर आपका मानिए कि आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं और आप 15 शेयर में ही डालना चाहते हैं, तो 10,000 हो गया आपका, है ना? तो आप कैसे उसको अ, एक एक हिस्से में बाँटते हैं, आपका जो एक यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट है,
जैसे यहाँ पर मैंने 20 का एग्जांपल लिया, अगर आपका 10 है, 15 है, उस हिसाब से आप डिवाइड करके डिसाइड करते हैं। फिर उसमें एक सेकंड फैक्टर ये आता है कि क्या आप एक बार में ही सारा पैसा डाल देना चाहते हैं? तो कई लोग होते हैं कि जैसे कि हमने पिछले वीडियोज़ में भी बात किया है कि टेस्टिंग वाटर क्वांटिटी, लोग पहले डालते हैं और फिर परखते हैं कि ये कैसा मूवमेंट कर रहा है। तो उस हिसाब से भी लोग एक बार में नहीं डालते। तो हो सकता है कि अगर आपका 5,000 है टोटल एक यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप उस यूनिट का जो सब यूनिट होगा, मानिए कि आप 5 बार डालेंगे, 1-1 हज़ार करके आप अभी डाले, थोड़ा-सा गिरा तो और डाले, मानिए एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट दिया तो उस समय आप और डाले। तो आप पहले ही से डिसाइड करके रखेंगे कि अ, किस-किस सिचुएशन पे आप कितना-कितना पैसा डालेंगे। या अगर आपको लगता है कि अभी करेक्ट प्राइस है तो आप पूरा एंटर कर देंगे कि आपको नहीं लगता है कि दोबारा ये प्राइस आएगा, है ना? तो जैसा कि हमने ग्लैंड ग्लैंड फार्मा के वीडियो में बताया था, जब वो 800 890 के लगभग था, तो मुझे लगा कि इससे नीचे जाने का अब कोई गुंजाइश नहीं है, 2 दिन गिर चुका है। तो मैंने उसी समय पे अपना जो मेरा वो जो टोकन इन्वेस्टमेंट था, मैं उसमें टोटल उसमें उसी समय डाला था। मैं वेट नहीं किया कि ये और नीचे जाएगा या मुझे और अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। मैंने उसी समय अपना पूरा उसमें इन्वेस्टमेंट डाला, क्योंकि क्योंकि जब गिर रहा होता है तो डर भी रहता है, तो आपको उसी समय अच्छे से डिसाइड करना है। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसी समय इस चीज़ को भी लॉक कर दें कि आपका टारगेट क्या है। बिना टारगेट के आपको घुसना वैसे ही है कि आप जर्नी के लिए तो निकले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। तो आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाँ, अगर आपका एकदम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मानिए जैसे राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में किया था, या डिफरेंट जैसे वॉरेन बफेट ने पेप्सी में किया, सॉरी कोका कोला में किया है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपका 10 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आप कितने समय के लिए एंटर कर रहे हैं, है ना? तो जो थर्ड फैक्टर हमने बोला, क्वालिटी क्वालिटी शेयर, राइट प्राइस, राइट टाइम। आपका राइट टाइम क्या है, आपका लॉन्ग टेन्योर क्या है? सो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जो मैं बताना चाहता था कि अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये गलतियाँ बार-बार होती हैं कि कुछ लोग, जैसे मेरे कुछ दोस्त लोग थे और मैं भी था, मैंने भी येस बैंक में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा दिया था और उसे एक अच्छे खासे समय तक मैंने एवरेज करते रहा मैं। तो वो एक मिस्टेक था और एवरेज करने के चक्कर में आपका पोजीशन साइज़िंग बिगड़ जाता है। सो नेवर एवरेज बियॉन्ड अ पॉइंट। अगर आपका 5% पहुँच गया, तो बस उतना ही। क्योंकि अगर आप 5% से बियॉन्ड चले जाएँगे, जैसे आइडियली मेरा ये मानना है 5% एक अच्छा खासा अमाउंट है, उससे ऊपर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क यू नो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो किसी भी सिचुएशन में 5% से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, अनलेस अनटिल आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं। और समय समय जैसे-जैसे आप चीज़ें सीखेंगे, आप समझेंगे, तो आप धीरे-धीरे डिसीज़न ले सकते हैं कि मानिए आप बहुत ज़्यादा इसमें पारंगत हो गए हैं, आपको स्टॉक पकड़ना, एनालिसिस करना आप समझ चुके हैं। अब मतलब आप बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए। उस केस में आप डिसीजन लेने को स्वतंत्र हैं। लेकिन जब अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जब आपके पास उतना नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनिटली 20 तो मिनिमम रखना ही चाहिए। होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।